डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ऊर्जा के स्रोत चैप्टर नंबर 14 का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इस नोट्स को आप देख लें आराम से। इस नोट्स का पीडीएफ भी मैं दे दूंगा आपको। तो यहाँ पर जो ये नोट्स है इसको मैं समझा देता हूँ फटाफट, ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ये आपको बताना है। तो ऊर्जा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जो कि आपका रासायनिक ऊर्जा हो सकती है, उसमें ऊर्जा हो सकती है, प्रकाश ऊर्जा हो सकती है, सभी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है ऊर्जा के बारे में। और ऊर्जा एक उत्तम स्रोत है। क्यों है, उसके रीजंस हैं। क्योंकि ये प्रति एकांक यानी कम से कम यूनिट में अधिक जो है कार्य करता है, यानी कि क्लोरोफिक वैल्यू जो है इसकी माप जो है अधिक होती है। उसके अलावा सरलता से ये मिल जा सकता है। और उसके अलावा जो एक उत्तम ऊर्जा होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो बात कर रहे हैं। भंडारण और परिवहन में जो है ये आसान होते हैं। इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, क्योंकि ये सस्ता भी हों तब। तो ये ऊर्जा के महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं हैं। और ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है तो आपको पता ही है, आपने चैप्टर नंबर 15 और 16 दोनों पढ़ा हुआ, उसमें भी आपको ऊर्जा के स्रोत बताए गए हैं। यहाँ पर भी आपको ऊर्जा के स्रोत बताए गए हैं। एक आपका गैर पारंपरिक होता है और एक पारंपरिक होता है। तो ये पारंपरिक और आपका गैर पारंपरिक स्रोत दोनों के जो बीच में है डिफरेंसेस वो बताए गए हैं। इसमें जीवाश्म आता है, तापीय, जल, जैव और पवन। इसमें सौर और समुद्री ऊर्जा, तापीय और आपकी नाभिकीय। इसके बाद आ जाइए आपका जो है ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक स्रोत जो है उसमें क्या चीज़ बताई गई है, देखिए इसमें जीवाश्म में दोनों होता है, सभी को एक छोटा छोटा डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं इसमें जीवाश्म, तापीय, जल, जैव मात्रा और पवन है। तो इन सभी को भी डिस्कस करेंगे इस नोट्स में। और जो आपके गैर पारंपरिक स्रोत हैं जिसमें आपके सौर ऊर्जा, समुद्र की, तापीय और नाभिकीय ऊर्जा, इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले अगर जीवाश्म ईंधन की बात करें तो उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये कैसा स्रोत है, कैसे मिलता है, इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, ये भी हमने बता दिया है। तो बस केवल आपको पढ़ते जाना है सही तरीके से। जब जब आपको ये नोट्स मिलते हैं तो सारे नोट्स को तैयार करिए। उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया है। ये डायग्राम केवल आपका बेसिक नॉलेज के लिए है कि इसमें आपका ऊष्मा जो है यहाँ प्रोड्यूस की जा रही है कुकर में, और कुकर से जो ऊष्मा जो निकल करके ये इस तरफ ट्रैवल करती है इसमें। और ये भाप जो जा करके किसको, यहाँ पे एक छोटा सा जो पंखड़ी है इसको घुमा रहा है। ठीक है, और इसको घुमाने से यहाँ पर जो है डायनामो लगा हुआ है, जो कि आपका विद्युत जनित करेगा, और डायनामो से विद्युत बनने से बल्ब बनता है। ये छोटा सा संयंत्र है, छोटा सा बिल्कुल बेसिक। लेकिन जो बड़ा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बांध पे कैसा बनता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे बताया गया है कि आपका जल विद्युत कैसे बनता है। इसके बाद में जो है आपका ये कह सकते हैं कि भारत में जो है ऊर्जा की मांग का 25% जो है जलों के द्वारा पूर्ति होती है। बाकी 25% के बाद बचता है आपका 75%। 75% में आपका एक तो पवन ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, और बाकी जो है ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं हो जाती हैं, और प्लस में आपका कोयला हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे विद्युत जो है विद्युत को हमारे को देते हैं। अब तो हमारे पास में सोलर एनर्जी, सौर पावर भी आ चुकी है, सोलर प्लेट से हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे बाकी 75% डिवाइड किए गए हैं। तो इसमें कोई मात्रा फिक्स नहीं है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। हमें याद रखना है कि 25% जो है जल के द्वारा हमारी विद्युत प्राप्ति होती है। उसके बाद में जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के थ्रू जो है हम जल को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो जलाशय है, यहाँ पे मतलब कोई आपका बांध है, इस बांध पे ये डैम बनाया गया है। ठीक है, ये डैम बना दिया है, बांध बना दिया गया है। ये जलाशय है मतलब पूरा, और यहाँ पे डैम बना दिया गया है। यहाँ पे ये कपाट यानी कि गेट है। इस गेट को खोलेंगे तो यहाँ पे टरबाइन की पंखड़ी लगी हुई है। टरबाइन की पंखड़ी घूमती है, रोटेट करेगी किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऊर्जा उत्पन्न करानी है। और बाकी पानी जो यहाँ से इसको टरबाइन को घुमाते हुए चला जाएगा किधर, नदी की तरफ। और यहाँ पर जो है ऊपर जनित्र लगा हुआ है, डायनामो लगा हुआ है। तो ये डायनामो रहेगा। डायनामो के अंदर जो जनित्र है, इसको हिंदी में बोलिए जनित्र है। इस जनित्र को जब घुमा इस ब्लेड के थ्रू घुमाते हैं तो ये जो पावर जनरेट करके पावर लाइन में सप्लाई कर देती है। तो इस तरह से छोटा सा चित्र है, इसको याद रखना है आपको। इसके बाद में बांध का निर्माण किस लिए किया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें आपसे पूछ सकता है, इसमें पूछी जाती भी हैं। तो बांध का निर्माण
निम्न हेतु किया जाता है, तो बाढ़ रोकने के लिए, सिंचाई करने के लिए, विद्युत निर्माण के लिए, और बांधों के निर्माण से हानियां क्या क्या है ये भी इसको बताई गई है इसमें। कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। तो आप एक पॉइंट में लिखेंगे कृषि योग्य भूमि जो है नष्ट होती है, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे मानव आवास नष्ट हो सकते हैं, तीसरे में आप लिखेंगे जैव संपत्ति डूबती है, और चौथे में आप लिखेंगे इसी में लिख देंगे क्योंकि डूबने से क्या होता है, मेथेन गैस बनता है। तो अगर खुले में मेथेन गैस बनता है तो वो भी हानिकारक है, लेकिन मेथेन गैस इको फ्रेंडली माना जाता है, लेकिन बाहरी रूप में अगर वातावरण में खुले में बनता है तो ये थोड़ा हानिकारक होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैव मात्रा क्या होती है, बायोमास, उसको बता दिया है। इसमें उदाहरण क्या होता है बायोमास का, आपका लकड़ी, गोबर, सूखे पत्ते, तने आदि होते हैं। और जैव मात्रा जो है केवल तकनीकी की मदद से ही उत्तम ईंधन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, तकनीक से ही ये बन सकते हैं, ये ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गोबर का जो हम यूज़ करते हैं तो इससे क्या करते हैं, हम गोबर गैस ईंधन बनाते हैं जो उत्तम ईंधन होता है। बायोगैस क्या होती है, जिसे जैव गैस कहते हैं। इसमें 75% जो है मीथेन होती है, किसमें, बायोगैस में, ये ध्यान रखना है आपको, परसेंटेज पता होना चाहिए। और इसकी तापन क्षमता बहुत अधिक होती है। उसके अलावा जैव गैस का जो उपयोग है ईंधन और प्रकाश स्रोत के रूप में गांव और देहात में किया जाता है। इसके अलावा जैव संयंत्र में जो है शेष बची स्लरी, जो कूड़ा कचरा बनता है, मतलब जो भी आपका में बसता है गैस के बाद में, सड़ने वड़ने के बाद में, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की उपस्थिति बहुत होती है, तो इसलिए ये खाद के रूप में भी काम आता है। जैव ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, ये आपको पता ही है। और जो आपका गोबर गैस अनाक्षी श्वसन के द्वारा निर्मित होती है। जो जैव गोबर गैस है वो अनाक्षी श्वसन द्वारा निर्मित होती है, जिसको अपमार्जन विधि भी बोलते हैं। अब इसको हम जैसे अगर हमें इसको निर्मित करना होगा तो इस तरह का जो है इसका छोटा सा डायग्राम बनेगा, जिसमें एक टंकी होती है, ठीक है, इसमें निर्गम टंकी होती है जिसमें उर्वरक आ जाता है, और जब यहाँ पे ये गैस मतलब पिघलती है या सड़ती है तो यहाँ से हमारा गैस जो है निकलता है। तो इस तरह से ये आपका है। पवन ऊर्जा क्या होती है, इसमें पवन ऊर्जा के बारे में आपको बताया गया है। पवन ऊर्जा ये है आपका, ठीक है, पवन ऊर्जा क्या होती है, सब चीज़ें बताई गई हैं। पवन ऊर्जा से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे विद्युत हमारा उत्पन्न होता है, ये सब कुछ बताई गई है टरबाइन को घुमाने से। इसके बाद आ जाइए जिसमें पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पवन चक्कियों का उपयोग जो है कुओं से जल को खींचने के लिए भी किया जाता है, विद्युत निर्माण के लिए भी किया जाता है। ये सब कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद और जो चीज़ें आती हैं इसमें, और क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए पवन चक्की जो है, एक पवन चक्की, एकल पवन चक्की से बहुत ही कम विद्युत मात्रा यानी उत्पादन बहुत ही कम होता है, तो हमें बहुत सारी पवन चक्कियां लगानी पड़ती है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे टरबाइंस जो हैं, इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे टरबाइंस जो हैं आपके बीच पे लगे होते हैं। बहुत सारे टरबाइंस आपको, आपने मूवीज़ में या कहीं पे भी अगर आपने रियल देखा है तो अच्छी बात है, बुक में भी देखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ बहुत सारे टरबाइंस ऐसे लगे रहते हैं लाइन टू लाइन। ये समुद्री एरिया में लगे रहते हैं जहाँ पर वायु की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये टरबाइन घूमते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, पवन चक्की की चलाने के लिए पवन गति कितनी होनी चाहिए। और पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने में विश्व में हमारा 5वां स्थान है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ पवन ऊर्जा से जो हमारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है वो 45,000 मेगावाट होती है। तो ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में, फिलअप्स में, 1 मार्क्स में बहुत सारी चीज़ों में पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पवन ऊर्जा के क्या क्या लाभ हो सकती हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें पवन ऊर्जा में जो चक्कियाँ लगती हैं, पवन टर्बाइंस लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये इसके दुष्परिणाम हैं, या फिर बोल सकते हैं सीमित सीमा है या सीमाएं हैं। ऊर्जा के बात करें अब ऊर्जा के स्रोत में, तो सौर ऊर्जा जो आपकी होती है सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है। और सौर ऊर्जा का स्थिरांक हमें हमेशा वैल्यू याद रखनी है कि सौर ऊर्जा स्थिरांक की वैल्यू क्या होती है। उसके अलावा सौर ऊर्जा युक्तियाँ कौन कौन सी होती है, तो सौर ऊर्जा की युक्तियाँ जो है, ये 3 युक्तियाँ जो है ये क्या करती है, सौर ऊर्जा को ऊष्मा में बदलती है, ठीक है। और जब बाकी जो सौर सेल है, ये वाला जो सौर ऊर्जा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका अंतर है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब आगे बढ़ते हैं, आपके और भी बचे हुए। सौर कुकर कैसा होता है, बॉक्स रूपी। कभी कभी पहले हमेशा ये सौर कुकर का क्वेश्चन आता था, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है धुंधला सा गया, ये समझ लीजिए कि ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी जब क्वेश्चन को ईजी बनाया जाता है और सोचते हैं कि सौर कुकर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तभी एग्जामिनर इसको दे देता है। तो इसको आप ध्यान रखना, इसकी विधि बताई गई है कैसे कैसे, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। सौर कुकर के लाभ क्या होते हैं, इसकी हानियाँ क्या होती हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा सौर सेल क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और सौर सेल के लाभ क्या है ये यहाँ पे दे दिया है। सब कुछ जो जो जहाँ पे चीज़ें दी गई हैं मैं बताता जा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद में जो है ये लाभ जो है यहाँ पर दो आपके, एक लाभ यहाँ पे है और बाकी लाभ जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नीचे की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे लाभ हैं। इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता, मतलब मेंटेनेंस फ्री हो जाता है ये, और बिना किसी फोक्सन युक्ति के, यानी कि कोई फोक्सन के लिए लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से ये काम करता है। दूरस्थ स्थानों पर भी स्थापित किया जा सकता है, पर्यावरण हितैषी होता है यानी प्रदूषण नहीं करता। उसके अलावा सौर की हानियाँ क्या है सेल की, तो इसमें देखिए ये जो सौर सेल बनती है इसको बनाने का प्रोसेस बहुत महंगा होता है, और सेलों को बनाने में वाले जो विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा कम उपलब्ध होते हैं, मतलब या तो कम उपलब्ध होंगे या महंगा पड़ेगा ये भी आपको, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है। सौर सेल के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। सौर पैनल क्या होते हैं आपको पता ही है, आजकल आपने ट्रैफिक सिग्नलों पे भी देखा है कि वहाँ पे बिजली सप्लाई ना देकर डायरेक्ट सौर सेलों का उपयोग किया जाता है, जिससे वो रात दिन काम करते रहते हैं। पहले जब लाइट चली जाती थी तो वो इंडिकेटर्स बंद हो जाते थे, अब इस समय ऐसा नहीं है, दोनों ही सप्लाई एक साथ दी जाती है। जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्जन लगा हुआ है उसमें। सौर सेल पैनल क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में आने वाले पदार्थ जो हैं आपको पता ही है, मैंने बताया था कि सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, साथ साथ में इसमें चांदी का भी उपयोग किया जाता है। और समुद्रों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो तीन तरह से हमारे को ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा होती है। इसमें ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, तरंग ऊर्जा क्या होती है और महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या होती है, इसको ही बताया है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना, सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र OTEC, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाइए, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया है मैंने। जिसमें भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा तो बहुत खतरनाक होती है, ये जो है इसमें बमबारी, छोटे छोटे मतलब एक सेल में इसको विस्फोट कराया जाता है, हल्के नाभिकों को तोड़ा जाता है, और तोड़ने से जो भारी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी छोटा सा भी विस्फोट होता है तो ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक निकलती है। तो नाभिकीय ऊर्जा इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिस्की भी है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है आपको, नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है कहाँ कहाँ है, ये आपके मानचित्र SST वर्क में भी आता है। भारतवर्ष में तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये आपका नाभिकीय विद्युत संयंत्र है, ध्यान रखना। मानचित्र में कभी कभी बोलता है तारापुर इंडिकेट करो या फिर नरोरा इंडिकेट करो। उसके अलावा राणा प्रताप सागर भी आपका पूछा जाता है, जो कि कोटा में राजस्थान में है। नरोरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, और कल्पकम जो है तमिलनाडु में नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। तो ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं आपको, अच्छे से याद होना चाहिए, SST में भी ये काम आएगा। नाभिकीय संयंत्रों के मुख्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे लाभों को दिया गया है, ठीक है। पर्यावरण विषयक सरोकार, अब यहाँ पर जो है स्वच्छ ईंधन क्या होती है उसी को हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ पे हमने स्वच्छ ईंधन वह है जो दहन पर क्या करे, जो दहन पर, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सबसे अधिक ऊर्जा दे, उत्पन्न करे और पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करे, यही चीज इसमें लिखी गई है। स्वच्छ ईंधन वह है जो दहन पर ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न करे या उसके अलावा जिसे दक्षता पूर्वक उपयोग में लाया जा सके और पर्यावरण को संदूषित ना करे यानी प्रदूषित ना करे। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है आपका वो एक स्वच्छ ईंधन है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है वो कौन सा है, CNG है या फिर LPG है, आप बता सकते हैं इनमें से दोनों में से कौन सा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब आपको ये कमेंट कर देना है। अब आते हैं हम आपके प्रश्नों के ऊपर, जो जो यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं उन्हीं में से प्रश्न बनाए गए हैं, और यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, अभी अभी मैंने बता दिया, उत्तम स्रोत वही होते हैं जो कम खर्चीले हों। ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, उसको पढ़ना है आपको। पवन चक्की जनित्र से विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए पवन वेग का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, आपको बताया है मैंने। उसके अलावा जो है आपका बायो गैस के विभिन्न घटक कौन कौन से, एक तो मीथेन है तो दूसरा कमेंट कर दीजिए। और जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण जो आपको बताने हैं, सारे नोट्स में लिखे गए हैं। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं सभी चैप्टर्स के, मैंने 16 चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 14 ये सारे के सारे आपको दे दिए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13, फिर 12, फिर 11, इस तरह से आपके 1 तक सारे के सारे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं PDF फॉर्म में। PDF आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स
में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो भी कमेंट करें कि सर हमें इसका एक वीडियो, या इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके नोट्स के वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में बता दूंगा। छठा क्वेश्चन है, उस उपकरण का नाम लिखना है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है। OTEC मैंने अभी बताया था, OTEC शक्ति संयंत्र क्या होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, इसका दूसरा नाम क्या है आप देख लेना ध्यान से, एक बार नोट्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा है मैंने ब्रैकेट में OT फिर आपका EC, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपका नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है ये बताना है। इसमें से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है जिसमें आपका ऊर्जा में सौर ऊर्जा या पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला और बायोगैस, इसमें से कौन सा नवीनीकरण है, कौन सा अनवीनीकरण है, इसका आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। नोट्स पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, आसानी से आप बता सकते हैं। खाने को या खाना, सॉरी यहाँ पे खाना कर लो, खाना मैं इसको सही करवा दूंगा, नोट्स में सही मिलेगा आपको ये। खाना गर्म करने के लिए कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रयोग करना चाहिए और क्यों, रीजन भी पूछा गया है। 2 अंक या 3 अंक के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, कोई भी 2 बतानी है तो 2 अंक का हो जाएगा। नदियों पर विशालकाय बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न करने के प्रमुख हानियां क्या हो सकती हैं वो बतानी है। पवन चक्की से उत्पन्न ऊर्जा के लाभ और हानियां आपको दोनों चीजें बतानी है। इसके अलावा जो है समुद्रों से उत्पन्न ऊर्जा स्रोतों का वर्णन जो है आपको करना है। बायोगैस संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया का आपको रेखा चित्र के हिसाब से बताना है, मैंने अभी अभी आपको रेखा चित्र बताया था। सौर कुकर का कार्य और सिद्धांत ये भी मैंने चित्र के साथ बताया है। सौर कुकर के मुख्य लाभ और हानियां, आप दोनों चीजें पूछी गई हैं ये भी बता देंगे, और दोनों चीजें नोट्स में मेंशन है। स्पष्ट कीजिए कि जल विद्युत संयंत्र से विद्युत कैसे प्राप्त की जाती है, एक स्पष्ट आरेख बनाइए। इसका आरेख मैंने आपको ऊपर ही बना के दिखा दिया है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में जो आपके 2-3 प्रश्न आते हैं उसमें क्या आता है, सौर कुकर को कांच की प्लेट से क्यों ढका जाता है ये आपको रीजन बताना है। नाभिकीय ऊर्जा स्रोत क्यों बेहतर समझे जाते हैं, इसका रीजन बताना है। लकड़ी का ईंधन के तौर पर प्रयोग जो है उचित नहीं है, क्यों, ये भी आपको बताना है। जैसे वनों की कटाई होती है, लकड़ी का यूज करेंगे तो वन कटेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, और जंगली जीवों को भी इससे दिक्कत होती है बहुत। आपका 15 नंबर चैप्टर, 14 नंबर चैप्टर और 16 नंबर चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर आप इन तीनों चैप्टर को ढंग से पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे, ना 15 का, ना 14 का और ना ही 16 का, क्योंकि सारे के सारे तीनों चैप्टर पर्यावरण से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर जो है एक और जो आपका क्वेश्चन आता है ये 2 नंबर, मतलब यहाँ से देखें 1 2 3 और ये 4 नंबर, इस तरह 4 लिखा हुआ है। तो ऊर्जा के नवीनीकरणीय एवं अनवीनीकरण, ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं हर चैप्टर में मिल जाएगा आपको। 16 में भी पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया, और 14 तो आप देख ही रहे इसमें भी पूछा गया है। इसको स्पष्ट करना है और प्रत्येक के उदाहरण भी देने हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को भूले ना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दे ताकि उन तक भी ये नोट्स पहुंचे। और आप एक्टिव रहिए, बिल्कुल आपके लिए जो जो चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं उनको पढ़ते रहिए ताकि आप एग्जाम बेहतरीन तरीके से दे सकें और स्कोर जो है आप बढ़िया कर सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।